हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि पहले से बहुत ठीक होंगे। वैसे तो आप सबको रिक्वेस्ट आई गई है और मेरे को कल और परसों में लगा कि काफ़ी बच्चों ने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं करे, क्योंकि उन्हें अभी भी बहुत ज़्यादा क्वेरी है फंड्स के रिगार्डिंग, एसओपी के रिगार्डिंग। और मैंने 10-15 दिन से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में अपना नंबर शेयर करा था। तो काफ़ी बच्चे जिनको प्रॉब्लम थी वो मेरे से कॉन्टेक्ट करके उन्होंने क्लियर करा। तो मुझे लगा शायद सबका सॉर्ट आउट हो चुका होगा, लेकिन अब मुझे 2-3 दिन से फील हो रहा है कि 90% बच्चे फंड्स की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो आज मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एसओपी फंड्स के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूँ। दोबारा इसको पूरा समझने के लिए बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखें। जो पहला टॉपिक है हमारा फंड्स, वो आधे बच्चे परेशान है कि 6 मंथ्स पुराने फंड्स मांग लिए हैं। आधे एजेंट्स कह रहे हैं कि पेरेंट्स के फंड्स चाहिए। लेकिन जो सिचुएशन है, जो उन्होंने प्रैक्टिकली बिल्कुल अच्छे से पढ़ा करो, जो उन्होंने प्रैक्टिकली बात कही है, उन्होंने यही कहा कि जो आपके स्पॉन्सर है, वो चाहे पेरेंट्स है, चाहे ब्रदर है, चाहे नाना नानी, दादा दादी, जो भी आपने स्पॉन्सर, जो आपके स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके फंड्स की रिक्वायरमेंट है। सोर्स ऑफ इनकम उनका चाहिए, आईटीआर उनकी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर आके क्रिएट हो रहा है। वो इशू ये क्रिएट हो रहा है कि जो 1 साल पहले जो हमने दिखाया था, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर करा या जिनके हमने फंड्स दिखाए थे, आज के टाइम में 50% बच्चों के साथ वो क्वेरी हो रही है कि ना वो वाले बंदा है, मतलब जिनके हमने फंड्स दिखाए थे, ना वो अब हमें और को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करें यार। इमिग्रेशन ने जो चीज़ कही है उसे समझो। सिर्फ इंडिया में लॉकडाउन नहीं था, कनाडा में भी लॉकडाउन था। प्रॉब्लम अब ये हुई है उनके साथ कि 1.5 साल से जो बच्चे कनाडा में थे, उन्हें उनको वहाँ पर सरवाइव करने के लिए पैसे देने पड़े कनाडा गवर्नमेंट को। तो अब वो मेनली ये क्लियर करना चाहते हैं कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो फाइनेंशियली आज भी स्ट्रांग है या नहीं। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि जिन्होंने पहले स्पॉन्सर करा वही चाहिए। सिर्फ उन्हें ये मतलब है कि आज की स्टेज में अगर आप यहाँ से वहाँ कनाडा जाते हो और कल को अगर लॉकडाउन लगता है, तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपके पास कोई है जो आपके फंड्स के लिए रेडी है। आपको भी गवर्नमेंट को तो फंड्स नहीं देने पड़ेंगे आपको। सिर्फ वो मेनली ये चीज़ देखना चाहते हैं। और सेकंड, एसओपी। जो एसओपी है उसमें सबसे बड़ा गेम है, आप उस चीज़ को समझो। जब आप जीसी अकाउंट को ओपन करोगे, उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए डाला हुआ है। एक एलओए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसके साथ हम एसओपी अपने आप से ऐड कर रहे हैं। साथ में कई बच्चे एनरोलमेंट लेटर ऐड कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने डाला है कॉलम रिक्वायर्ड, उसमें आपकी डिमांड्स है फंड्स वगैरह के लिए। और जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो कि आपका एजेंट कौन है। तो वो मेन एसओपी में आप एक चीज़ खासकर समझिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने एजेंट से मत बनाइए, मोस्टली बच्चे अपने एजेंट से एसओपी बनाएंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका जो एजेंट है वो हर बच्चे के लिए सेम फॉर्मेट को यूज़ मत करें। ये ना हो कि आपने अपने एजेंट को दे दी और जो आपके साथ आज ऑनलाइन क्लासेस में आपके साथ 30 बच्चे हैं तो ठीक है। ये ना हो कि सबका सब सेम फॉर्मेट हो, उन्हें साफ साफ ये दिखे कि बच्चे ने एसओपी नहीं बनाई, बच्चे को अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पता ही नहीं, सिर्फ एजेंट ने बनाई। इसलिए एट द एंड जब अपडेट करने का टाइम आया, तो अभी एजेंट ने सबके लिए सेम चीज़ अपडेट कर दी। सबका यही दिखा दिया कि क्यूबिक ही फ्यूचर है, सबका यही दिखा दिया कि क्यूबिक के बाद इंडिया ही आना है। ऐसा नहीं, अगर सेम होगा ना, फिर वही पैकेज वाली बात को कहीं ना कहीं वो टच करता है। ठीक है, फीस आपने पे कर दी, लेकिन आप क्या एजेंट पे डिपेंडेंट हो गए सब कुछ। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो आपकी एसओपी बन रही है अपने एजेंट से डिस्कस करें कि थोड़ा बहुत उसे चेंज करें। अगर हो सकता है तो आप खुद एसओपी बनाएं। उस एसओपी में कुछ खास चेंज नहीं करना। मेनली हमें अपना मोटिव दिखाना है, वो सबसे ज़्यादा ये दिखाना है कि जिस टाइम कोरोना था, कोविड था, जब प्रॉब्लम हुई, सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, हमें इमिग्रेशन ने कहा कि आप ऑनलाइन स्टडी करो। और हमने अपना मोटिव यही दिखाया हुआ है कि हमारा मोटिव है कनाडा से स्टडी करना। तो हमने ऑनलाइन स्टडी करना चालू कर दिया। अब वो हमें बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन वो हमारा अपडेटेड एसओपी मांग रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि बच्चा प्रिपेयर है या नहीं। तो उस एसओपी में हमें मेनली एड ऑन 3 लाइनें करनी है। पहले लाइन कि जैसा इमिग्रेशन ने कहा हमने वैसे करा, और हमने अपना पूरा 1 साल ऑनलाइन स्टडी करा।
क्योंकि हमें इमिग्रेशन पे ट्रस्ट था कि आप हमें वीज़ा दोगे, लेकिन आपने फिर भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट डाली, तो हम उसे भी फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव स्टडी करना है। लेकिन हाँ, जो चीज़ लीगल है, आपकी कोई क्वेरी है, हम उस चीज़ को फुलफिल कर रहे हैं। तो प्लीज़ जब भी आप डिसीज़न दें, एक लाइन सोच के दें कि हमने पूरा 1 साल ऑनलाइन स्टडी कर लिया है, जो हमारे इंडिया में उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे पता है, जब तक डिग्री ना मिले तो किसी एजुकेशन का कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, वीज़ा देते टाइम आप 2 बार मेरा फ्यूचर सोचें। अगर आज आपने रिफ्यूज़ल दे दिया तो 1 साल जो है मेरा वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, ना मैं इंडिया के लायक रहा, और कनाडा में सेकेंड टाइम अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि आपने पहले रिफ्यूज़ल दे दिया। तो प्लीज़ इस चीज़ को सोच के मेरा डिसीजन दें, मेरा फ्यूचर आपके हाथों में है। मेरा मोटिव स्टडी करना था, इसलिए जैसे ही आपने आईपी दिया, आपने मुझे कहा ऑनलाइन पढ़ने के लिए, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। आपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट करी, मैं वो भी फुलफिल कर रहा हूँ। तो एसओपी में मेन यही चीज़ मेंशन करनी है, और साथ में अपने कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट लेके जो जो सब्जेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिया उनके बारे में भी मेंशन करना है कि मैंने इतने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट भी कर लिया और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडी को पूरा करूँ, बट थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली भी मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि कल को जब मैं इस सेक्टर में जॉब करूँगा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे मैं कनाडा से जाके न्यूजीलैंड जॉब करूँ या कहीं पर भी करूँ, तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा मेन मोटिव है कि मैं कनाडा आके बाकी स्टडी को पूरा करूं। अब थर्ड जो टॉपिक है वो है कि एजेंट के लिए रिक्वायरमेंट डाली है उन्होंने थर्ड, कि आपका एजेंट कौन है। वो मेनली क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप जितने अक्लमंद हो या आपका एजेंट जितना अक्लमंद है, उनसे ज़्यादा वहाँ पर ऑफिसर्स हैं जो पूरे अलर्ट हैं, जिन्होंने अगर पैकेज सिस्टम को पकड़ा है ना, तो साथ में उन्होंने ये भी पकड़ा होगा कि कौन से एजेंट्स इन पैकेज सिस्टम्स को रन करते हैं। अगर आप पे पूरी अपडेट है तो उनके पास भी अपडेट है, तो वो मेनली ये देखना चाहते हैं कि आपका एजेंट कौन है। उनसे ही सारा आपकी प्रोफाइल का क्लियरेंस हो जाएगा। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अब क्या होगा। अब यार सही होगा, अब आपका आखिरी टाइम चल रहा है, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो और पीपीआर ले लो। पहली चीज़ आपको क्लियर कर दी, फंड्स का ऐसा कोई इशू नहीं है, न्यू ओल्ड। उन्होंने तो मेन ये देखना है कि कल की स्टेज में अगर आप वहाँ पहुँचते हो तो आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आपके पास मनी है। अगर 1 साल 2 साल लॉकडाउन लगता है तो आप इंडिया से पैसे मंगा के सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ या नहीं। सेकंड, उन्होंने एसओपी देखनी है कि आप एजेंट पे फोकस हो या आपने खुद बनाई या आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पता है। और थर्ड, उन्होंने आपके एजेंट को देखना है कि आपका एजेंट कौन है। उससे अलग उन्होंने कुछ नहीं देखना। अब ये चीज़ें भी बहुत आ रही हैं, बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, अब वो इस बहाने से रिफ्यूज़ल दे देंगे कि आपके फंड्स पुराने नहीं है, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। मेन चीज़ एक ध्यान रखना कि जो आपने फीस ट्रांसफ़र करी है उसकी टीटी स्लिप, स्विफ्ट कॉपी और जीआईसी वो जरूर लगाकर अपडेट करें। जब आप देखोगे ना जीसी लॉगिन पे, तो उन्होंने बहुत सिंपल से 3 चीज़ें मांगी कि आपका एजेंट कौन है, आपका एलओए, उन्होंने एसओपी भी नहीं मांगी, ना उन्होंने एनरोलमेंट लेटर मांगा। ये हम अपनी साइड से प्लस करके दे रहे हैं कि जिससे ठीक है उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर और थर्ड जो है फंड्स का रिक्वायरमेंट, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, आपके अगर न्यू फंड्स भी हैं तो कोई इशू नहीं है। इस चीज़ को आप इतना डरे मत, और या ये मत सोचें कि जिन्होंने पहले मेरे को स्पॉन्सर करा था आज उनके पास फंड्स नहीं है। और आप मेरे को एक चीज़ बताएंगे, आप इतने समझदार हो, ठीक है, पिछले ईयर जब आप फाइल अप्लाई कर रहे थे, जब आपके पेरेंट्स ने स्पॉन्सर नहीं करा, क्यों? क्योंकि वो नहीं थे आपके मतलब स्पॉन्सर लायक, और आपने अपने नाना नानी, मासी, चाचा, किसी को दिखाया। अब आप नेक्स्ट ईयर जब वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं, तो आप कैसे न कैसे एकदम पेरेंट्स को अपने खड़ा कर देते कि हाँ ये स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। तो वो पिछले साल क्यों नहीं थे? इसलिए ये मत डरें कि आज मेरे को अपने मम्मी पापा को ही स्पॉन्सर दिखाना है जब भी वीज़ा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने साफ साफ मेंशन करा है कि जो भी आपके स्पॉन्सर कर रहा है उसका हमें प्रूफ ऑफ इनकम और उसकी इनकम दिखा दीजिए। तो ये प्लीज़, मैंने 3 दिन से मेरे पास कॉल आ रही है, व्हाट्सएप आ रहा है, सबसे ज़्यादा यही हो रहा है इशू कि मेरी मम्मा का तो आईटीआर सबमिट नहीं है, मेरे फादर की आईटीआर है वो सिर्फ 5 लाख है, और हमारा एजेंट बार बार कह रहा है कि सिर्फ मम्मी पापा के फंड से दिखाने, ऐसा नहीं है।
उन्होंने स्पॉन्सर मांगे, वो कोई भी हो, और उन्हें भी पता है कि इंडिया में भी 2 साल से लॉकडाउन था, तो वो खुद ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि चलो जो पहले जिसने स्पॉन्सर करना था वो आज की स्टेज में कर रहा है या नहीं, और अगर वो नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, तो आज की स्टेज में आपके पास कोई स्पॉन्सर है, बस उन्होंने मेनली ये देखना है। तो इतना मत डरें, और उम्मीद है मैं आपको ट्यूसडे इवनिंग, कोई दावा नहीं, ट्यूसडे इवनिंग या वेडनेसडे तक जैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड जो अब बन चुके हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया, तो उनका जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उम्मीद है रिजल्ट पॉजिटिव होगा। और भी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को व्हाट्सएप या कमेंट करें, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इतना डरे मत। अब आपका वीज़ा आने का टाइम है और आप डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनका सिंपल, उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, आप 3 की जगह फिर भी 6 दे रहे हो। उन्होंने एसओपी नहीं मांगी, आप एसओपी भी दे रहे हो, एनरोलमेंट लेटर भी दे रहे हो, आप ट्रांसक्रिप्ट भी दे रहे हो, आप उन्हें एआईपी के बाद 1 साल पढ़ के भी दिखा रहे हो, आप सब कुछ दे रहे हो, फिर भी आप इतना डर रहे हो ये करने, ऐसा कुछ नहीं। और हाँ, मेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो फीस स्लिप है और जीआईसी का ट्रांसफ़र है, दोनों की स्विफ्ट कॉपी सबसे मेन है। जिसकी ये अपलोड हो गई, जिसके पास ये है, वो 70% समझे कि उसका वीज़ा क्लियर है, सिर्फ उसका 30% रह गया। जिसके पास ये चीज़ें नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पैकेज सिस्टम के अंदर काउंट करे जाएंगे। और एक चीज़ इसमें भी है, आधे बच्चों को कहना है कि मेरे एजेंट ने फीस आगे पे करी, तो जौन सी फीस आपने एजेंट को डाली थी, मतलब जिस अकाउंट से आपने मनी एजेंट को डाली थी, एजेंट ने आगे डाली, तो एजेंट से आगे वाली स्विफ्ट कॉपी और जो आपने ट्रांसफर डाला है वो दिखा दो, तो वो भी एक लीगल एक्टिविटी मानी जाती है, उसमें कुछ इलीगल नहीं है। ठीक है, आपके एजेंट ने आपको सपोर्ट करा, आप डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर कर रहे थे, उसमें कोई इशू नहीं है, तो साथ में आप वो कॉपी लगाएं जो आपने ट्रांसफर करा है, आगे एजेंट अपनी कॉपी लगाएगा। और इसमें भी क्वेरी है, आधे बच्चों को कहना है कि हमने मम्मी पापा के अकाउंट से नहीं करी, मेरी मासी ने करी, चाचा ने, किसी ने भी करी, फीस तो आपके घर से गई, आपके रिलेटिव से गई, आपके पास डिटेल्स है, आपके पास प्रूफ है। सिर्फ उन्हें मेन ये देखना है कि बच्चे ने फीस पे करी भी है या नहीं, क्योंकि पैकेज सिस्टम में क्या होता था, जिन एजेंट्स का एग्रीमेंट था, वो कॉलेजेस उन्हें फी रिसिप्ट बना के दे देते थे जिसमें फीस गई भी नहीं होती थी, और जब बच्चा वहाँ पहुँचता था तो कॉलेज वाले इमिग्रेशन को अपडेट देते थे कि बच्चे ने अपना एडमिशन कैंसिल करा लिया है। तो इस हिसाब से वो गेम चलता, तो उन्होंने उस गेम को बस्ट करना और कुछ नहीं करना। जब आपने फीस पे करी हुई है, आप मत डरो, और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो। मेरी मानो, जो 24 तक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, आधे एजेंट्स कह रहे हैं कि जुलाई में रिजल्ट आएगा, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि वो जून के अंदर ही अपनी पीपीआर ले लेंगे, क्योंकि जो आने वाला वीक है 99% में श्योर हूँ कि ट्यूसडे इवनिंग से पीपीआर्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद भी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सो मच।